जिम्मेदारी लेना जिस दिन आपने सीख लिया, आप किसी भी क्षेत्र में टॉप पर जाने से रुक नहीं का कीड़ा जिसके दिमाग में घुस जाता है और जो कीड़े को निकलने नहीं देता वही असल में कामयाब होता है। कुछ लोग खुद की सेल कर रहे हैं, कुछ लोगों की सेल कर रहे हैं। जो लोगों की सेल करते हैं वो नौकरी करते हैं, और जो खुद की सेल करते हैं वो मालिक बनते हैं। हमने सोचा कि सब लोग नौकरी से शुरुआत करते हैं, बुद्धि का डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था हमारा। हमें आसपास लगता था कि सभी नौकरी करके ही अमीर बनते हैं, तो हमने सोचा कि मैं भी अब फटाफट नौकरी करूंगा, छोटे मोटे बिजनेस छोड़कर। नौकरी करने के बाद बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करने के सुपरवाइजर बन जाऊंगा, सुपरवाइजर बनने के बाद वहां का मैनेजर बन जाऊंगा, मैनेजर बनने के बाद उसी कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, सीईओ बनने के बाद उसी कंपनी को खरीद लूंगा। सोचना तो कितना आसान है, और मैं इतना आसानी से सोच लेता था। और मैं पहले महीना काम करने गया ना, तो एक महीना काम करते करते मुझे पता चल गया कि सपने देखना अलग बात है भैया, पूरा करना तो बिल्कुल अलग बात है, डिफरेंट। एक साल तक, एक महीने तक मैंने लगातार काम किया, और एक महीने बाद मुझे सैलरी दी गई, कितनी? 750 रुपए। मैं 2000-2500 रुपए पार्ट टाइम में कमा लेता था उस जमाने, और 12 घंटे की नौकरी के बाद मुझे 750 रुपए दिए गए। वो 750 रुपए देखकर मैं बहुत देर तक हंसता रहा और बॉस की शक्ल देखता रहा। मैंने कहा ये आदमी की घनचक्कर मुझे 750 रुपए का आदमी समझता है, वो भी 12 घंटे का। मैंने उसी समय कसम खा ली और गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद। सोच लिया कि नौकरी करनी ही, लेकिन रास्ते में हम सोच रहे थे कि पिताजी को कैसे समझाएं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को समझा सकते थे, हमारे पिताजी को समझाना हमारे बस की बात है। वो डिसिप्लिन के खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, 1-2 साल नौकरी कर, उसके बाद बिजनेस कर। लेकिन हम ये समय खराब नहीं होना देना चाहते, लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आ रहा कि समझाएं कैसे। तभी याद आया मां के आगे पिताजी की नहीं चलती। अगर मां को कन्विंस कर लिया तो हमारा काम हो जाए। तो बच्चे नोटंकी करने में होशियार होते हैं, और देखना बच्चे हमेशा मां के सामने ही ज्यादा नोटंकी करते हैं, क्योंकि मां ही इमोशन की मूर्त होती है, और मां को यह पता होता है कि नाटक कर रहा है, फिर भी मां जानकर मान जाती है। इस बात पता होता है नाटक कर रहा है। तो मैंने नोटंकी के लिए तैयारी की, अपने बाल को थोड़े बिखेरे और फिर पानी लेकर आंखों पे लगाया ताकि लगे कि आंसू आ रहे। फिर मैं रोते रोते मुंह बिगाड़ कर मां के पास गया और मां के पास कहा, मां ये नौकरी मैं नहीं करूंगा मां, वो मेरा बॉस है ना मां, मुझे 750 रुपए का समझता है। मां तुझे लगता है कि मैं 750 का हूं? तो मां ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, तू तो करोड़ों का। क्या बोला? क्या बोला? ये मेरी ही मां ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है? मैं बजाओ ना ताली मां के लिए। ये तो दुनिया में मां सारी ऐसी होती है, एक जैसी होती है। मां ने जो ही कहा कि नहीं तू तो करोड़ों का है, मैंने सोचा मेरा काम हो गया। अब मैं इंतजार करने लगा, पिताजी का पीछे मुड़कर देखने लगा, तो पीछे मुड़ा तो देखा कि पिताजी तो पीछे। पिताजी ने पूछते ही कहा, अच्छा माँ बेटे मिलकर नौकरी छोड़ने की प्लानिंग कर? छोड़ने नहीं दूंगा, अगर इस घर में रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। फिर मजबूरी थी, अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। नौकरी करने लगा, लेकिन नौकरी के साथ भी उल्टे पुल्टे काम करता था। सारे बच्चे रात को 8 बजे तक अपने काम को कंप्लीट करते थे नौकरी में, और हम अपने काम को इतना एकाग्रता से करते थे कि 5 बजे ही कंप्लीट कर लेते। और 5 बजे कंप्लीट होने के बाद चाय पीने नहीं जाते थे, गप्पे मारने नहीं जाते थे, बॉस की ही केबिन में जाते थे और बॉस के सामने जाके खड़े हो जाते थे। बॉस कहता था, क्यों आए? मैंने कहा सर काम खत्म हो गया। इतना जल्दी? मैंने कहा सर चेक कर लो। अच्छा बड़ा जल्दी किया भाई, चल फिर यहां पर बैठ, मेरे काम में हाथ बटा। मेरा बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आ गया हूं क्योंकि मैं फ्री हो गया हूं। अरे भाई मैं इसलिए थोड़ी गया था, मैं तो ये पता लगाने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। और मैं तो बॉस का पता लगाने गया था, बॉस की केबिन में जाकर बैठ जाता था, अब बॉस की फाइलें जमाता था। अरे बॉस सोचता था कि मैं काम करने आया हूं, मैं काम नहीं करता था, बॉस की तरफ पूरी निगाह रखता था कि ये कर क्या।
वो हाथ में कैलकुलेटर भी लेता था तो मैं गर्दन निकाल कर देखता था कि इसने लिखा क्या, कैलकुलेटर में क्या लिखा है, किससे किसको मल्टीपल किया है, किससे किसको डिवाइडेड किया है, कौन से आंसर को कौन से रजिस्टर में लिखा है। 10 दिन में ये सारी बातों का मैं पता लगा लेता। 10 दिन बाद बॉस को ही ऑफर दे देते। कहता बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, एमबीए की तो आपकी डिग्री है, इतना बड़ा तो आपका ज्ञान का भंडार है, क्या ये छोटे मोटे काम करते हैं, ये तो आप हमें बता दिया करो। तो मेरा बॉस क्या कहता है, छोटा मोटा काम नहीं है, इस पर कंपनी टिकी है। मैंने कहा सर कौन किस पे टिका है ये तो मुझे पता नहीं, बस आप जो करते हो मैं कर सकता हूं। अच्छा करके बता। मैं 3-4 एंट्री करता था, बॉस कंफर्म हो जाता था कि ये कर सकता है। अब बॉस को मजा आ गया, एक सबऑर्डिनेट आदमी काम करने वाला मिल गया। अब बॉस सारे काम मुझे बताकर खुद घूमने चला जाता और मैं बॉस के काम को करता रहता, फ्री होकर 3 घंटे तक बॉस के काम को करता। इसकी वजह से मैं बॉस का चहेता बन गया। इसे चमचागिरी नहीं कहते, इसे कहते हैं उस काम के प्रति एकाग्रता। जब हम किसी काम को बहुत तेज गति से करते हैं तो लोगों के प्रिय हो जाते हैं। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसा वर्ड है जो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता को वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री, जिस दिन आपने सीख लिया आप किसी भी क्षेत्र में टॉप पर जाने से रुक नहीं था कि बॉस जब भी चलता था तो मेरे कंधे पर हाथ रख के चलता था। सारे कंपनी के लोगों को पता था कि ये बॉस का खास आदमी है। सारे लोग सेकंड बॉस मुझे ही समझते थे। सब डरते थे कि ये बॉस का इतना नजदीकी आदमी है। भाई बॉस मेरा हर जगह फेवर लेता था, इंक्रीमेंट में भी फेवर लेता था। और मजे की बात यह है कि बॉस से कभी मैं 500-1000 रुपए उधार मांगता था, 1 सेकंड में दे देता था। लेकिन बॉस में माइनस पॉइंट एक ही था कि सबको वो छुट्टी दे देता था और मुझे छुट्टी कभी नहीं देता। क्यों? उसका काम कौन करेगा, तो छुट्टी नहीं देता था, बाकी सब कुछ देता था। और भाई मैं कितनी बार मैं एप्लीकेशन लगाता था वो रिजेक्ट कर देता था बार बार। एक दिन मुझे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस, मुंह खुल गया मेरा। मैंने कहा बॉस प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लंच के बाद नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं, आप छुट्टी सैंक्शन करो या मत करो, मैं लंच के बाद नहीं आऊंगा, बहुत अर्जेंट काम। बॉस ने कहा क्या अर्जेंट काम है? मैंने कहा मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है, आज लास्ट डेट है। बॉस ने कहा यार मामला तो सीरियस है, वास्तव में लास्ट डेट है? मैंने कहा हाँ लास्ट डेट है। तो ऐसा है मैं लंच करूंगा ना, लंच करते हुए तेरी फीस जमा कराते हुए आ जाऊंगा, तू कहीं नहीं जाएगा। अब बॉस मेरे काम करने लगा, अब मैं बॉस के काम करने लगा। थोड़े दिन बाद तो ऐसा हो गया कि मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को दे देता। बॉस सब्जी मंडी चला जाता था और हम बॉस को काम करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते लगते मैं बॉस के नजदीक पहुंच गया। मतलब बॉस और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट तो मेरा बॉस लगाता था, जो बॉस को मैं बहुत खुश रखता था, लेकिन बॉस का इंक्रीमेंट उसका बॉस लगाता था, वो कम लगाता। अब नजदीकी बढ़ते बढ़ते 1000 की सैलरी में अंतर आया। क्यों? अब मेरे बॉस मेरी सैलरी बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था कि ये मुझे क्रॉस ना कर। और यही सीखने का नियम है, चाहे राजनीति में हो चाहे दुनिया के किसी भी बिजनेस में। आपको आपकी अपलाइन उतना ही सिखाएगी जितना उसका ज्ञान है। आपको आपका नेता उतना ही सिखा सकता है जितना उसका ज्ञान है। अगर आप अपनी अपलाइन से भी आगे जाना चाहते हैं और आपकी अपलाइन आपकी पिन के बराबर ही है, उसकी पिन नहीं बदल रही है, तो तुरंत आप उसकी अपलाइन से संपर्क कीजिए। वो आपको उससे भी ऊपर खींच के ले जाएगा, क्योंकि हर डाउनलाइन हर अपलाइन यही आदमी को ढूंढ रही है। अब मेरा इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा, तो मैंने कहा कि अब कोई नया पैतरा खेलना पड़ेगा। मैंने क्या बिना पूछे 15 दिन की छुट्टियां ले ली। किस्मत इतनी जोरदार थी कि जब मैंने छुट्टी ली उसी दिन कंपनी का मालिक ऑफिस में आ गया। कंपनी के मालिक ने सारे डिपार्टमेंट हेड को बुलाया और कहा कि रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो रिपोर्ट दो। तो सारे मालिक सारे डिपार्टमेंट हेड क्या कहते हैं, सर रिपोर्ट नहीं मिल सकती। वो क्यों? मुकेश कोठारी छुट्टी पर। उल्लो, मालिक को पता चल गया कि मुकेश कोठारी नहीं यहां पर है। मालिक तो मेरा नाम भी नहीं जानता था, मुकेश कोठारी है कौन, क्योंकि मैं तो 4थी ग्रेड में जाकर आता था। लेकिन मालिक इंटेलिजेंट होता है, इसलिए मालिक होता है। मालिक को लगा कि मुकेश कोठारी के कारण अगर रिपोर्ट अटक सकती है तो इसकी जरूरत क्या है, मुकेश कोठारी को लाओ ना, इसकी क्या जरूरत है भाई। मालिक ने उस जमाने में 4 बड़े बड़े पहलवान मुस्टंडे 6 फीट के जीप में बिठाकर मेरे घर पर भेज दिए। बड़े पहलवान मेरे घर पर आए, मैं आराम से लुंगी पहनकर बैठा हुआ था मजे में।
तो चारों आए और उन्होंने कहा चलो 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 चलो, मालिक ने बुलाया। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, 15 दिन की छुट्टी ले रखी है मैंने। वो कहा नहीं नहीं नहीं, इन्फॉर्म नहीं कर रहे, बता रहे हैं कि खुद अपनी मर्जी से चल रहे हो कि उठा के ले चले। और मेरे को चारों ने गाड़ी में डाला और मालिक के सामने ले जाके पकड़ा। अब मेरा मालिक मुझे दूर से देख के कहता तू मुकेश को उठा रही है? मैंने कहा सर नहीं। क्यों नहीं आ रहा? दमोंगा बॉस। लेकिन मुझे पता था ये सही वक्त है, इस सही बॉल पर अगर मैंने छक्का मार दिया तो अपन टॉपर हो जाएंगे। तो मालिक के सामने जाकर मैंने कहा सर नहीं आना तो एक बहाना है, असल में नौकरी छोड़नी है क्योंकि ये ना सैलरी परवड़ती नहीं। क्योंकि मालिक ने बुलाया, उससे मुझे समझ गया कि मेरी इंपॉर्टेंस मालिक के दिमाग में, और मैंने सही समय पर सही बल्ला घुमा दिया। तो मालिक ने कहा कितने मिलते हैं? मैंने कहा सर यही कोई 3.5। 3.5? ओके, ऐसा कर तो चुपचाप आ जा नौकरी पर, 4,000 कर देंगे। मैंने कहा 4 नहीं 7। और मालिक ने 100%, पूरी कंपनी में इकलौता आदमी था मुकेश कोठारी जिसने एक झटके में 100% इंक्रीमेंट लिया था उस जमाने, और मेरा 7,000 सैलरी। और मैंने सीधे अपने बॉस को ही क्रॉस कर दिया और उसका बॉस बन। ये उस जमाने की बात। 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक हुआ करती थी। उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी जब मैं 13,000 कमाता था, और एज थी 26.5 साल। सब कुछ जीवन में ठीक था। मेरे पास एक स्कूटर था अलमल वेस्पा 150 NV, और कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार प्रोवाइड कराती थी। वो स्कूटर था नहीं, आज भी है था नहीं है। अभी हमारा भिलौड़ा में एक मकान बन रहा है जिसकी लागत है 25 करोड़ रुपए। कितनी? 25 करोड़ है ना मकान। वो बन रहा है जो 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर हम एक स्कूटर महाराज का मंदिर बना रहे हैं। तो भिलौड़ा जब आए ना, आरसी वर्ड में जब आप घूमने आए तो जरूर हमारे मंदिर में जरूर पधारे। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि कोई दान दक्षिणा की हमें जरूरत है, हम तो नाश्ता भी आपको फ्री में करा देंगे। वहां पर आप स्कूटर की कहानी पढ़कर जाएंगे। वो स्कूटर हमारी जिंदगी में नहीं होता तो शायद इस बिजनेस में हम इतना संघर्ष नहीं कर पाते कभी। खैर ये अलग टॉपिक है, आगे बात करते हैं। तो अब नौकरी के दौरान भी भाई साहब 13,000 सैलरी की बात में हम ठंडे नहीं। कामयाबी का कीड़ा जिसके दिमाग में घुस जाता है और जो कीड़े को निकलने नहीं देता वही असल में कामयाब के साथ कीड़े निकल जाते हैं, अनुभव के साथ कीड़े निकल जाते हैं। आदमी जब 50-60 साल का होता है तो क्या सोचता है अब इतना कमा के क्या करेंगे, ठीक चल रही ना जिंदगी। अरे भाई साहनी साहब 71, अभी ये बता रहे थे कि 72 के होने जा रहे हैं। 72 की एज में भी इनके सपने जीवित हैं, और ये सपने ही इनको टॉप पर लेकर जाते हैं। इस चीज को हमें समझना। 13,000 की सैलरी, सब कुछ ठीक, लेकिन भैया कंपनी जो है ना हमें इधर उधर भेजती थी। कलकत्ता मेरा एरिया था है ना, हावड़ा बड़ा बाजार में हमारे बड़े बड़े होलसेलर हुआ करते थे उस समय। तो बिहार, बंगाल, यूपी, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उस जमाने में हम घुमा करते थे। और कलकत्ता में आते थे ना, तो कलकत्ता में शाम को 6 बजे बड़ा बाजार में एवी होटल है, शायद अभी भी होगी, एवी होटल प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर हम रुकते थे। 120 रुपए से रेट लगती थी, पलंग मिलता था। फिर जब हमारा प्रमोशन हो गया तो हमने रूम लेना चालू कर दिया। उस समय रूम हमें 600 रुपए का मिलता था एसी। शाम को 6 बजे सारे सेल्समैन भिलवाड़ा के वहीं पर इकट्ठे हो जाते थे, और शाम को 7 बजे सभी पार्टी करते थे ढक्कन खोलकर। हम पार्टी नहीं करते थे, हम शाम को 50 रुपए इन्वेस्ट करते थे, किसी टैक्सी वाले को दोस्त बनाते थे। शकल से ये पता करने की कोशिश करते थे कि कौन सा टैक्सी वाला है जो दिमाग से लगता है कि ये पढ़ा लिखा है लेकिन मजबूरी से टैक्सी चला रहा है। क्योंकि लोग आपके कपड़े पहनने के तरीके से, आपके शेविंग और आपके बाल बनाने के तरीके से पता लगा लेते हैं कि आपका लेवल क्या है। इसलिए सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना सीखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि लोग सबसे पहले आपकी आवाज नहीं सुनते, आपका ज्ञान नहीं सुनते, सबसे पहले आपके कपड़ों से वो पसंद करते हैं। अगर आपके जूते गंदे हैं तो सामने वाला आदमी तुरंत पहचान जाएगा कि आप लेवल क्या है। अगर आपके कपड़े गंदे हैं, सामने वाला तुरंत आपके लेवल को पहचान जाएगा। अगर आपने ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहन रखे, ठीक मैचिंग से कपड़े नहीं पहन रखे, तो लोग आपके इंप्रेशन को डाउन कर। मैं ये पता लगाता था कि कौन सा टैक्सी वाला है
जो बहुत दिखने में फनापन लग रहा है लेकिन टैक्सी चला रहा है। 5-10 लोगों को सर्च करने के बाद हम एक को ढूंढ लेते थे और धीरे से जाकर उसके पास 50 रुपए पहले निकालते थे और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते थे। इंट्रोडक्शन देने में ध्यान रखना, 90% लोग इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इसलिए उनके दोस्त नहीं बनते। क्या कहते हैं? सर मैं मुकेश कोठारी, बीकॉम LLB DLL CA CS ICWA, इतने सारे डाल देते डिग्रियां। सामने वाला सोचता मैं तो इसके बोझ के तले गुजर जाऊंगा कहीं। वो आपसे दोस्ती, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इंट्रोडक्शन मत दीजिए, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने नजदीक आने दीजिए उस आदमी। मैं उसको इंट्रोडक्शन क्या देता, सर भैया मैं राजस्थान से आया हूं, मुकेश कोठारी, और मैं पहली बार कलकत्ता में आया हूं और मैं कलकत्ता के कुछ एरिया घूमना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो बजट है ना वो 50 रुपए का है, इसलिए भैया 50 रुपए में जो भी चीज आप घुमा सकते हो घुमा दो। पहले इंट्रोडक्शन में कि एकदम भोला वाला आदमी है, ये ज्यादा चंट चालाक आदमी नहीं है, तो सामने वाला आदमी ठंडा पड़ जाता। और फिर वो कहता भैया इतने में तो हावड़ा ब्रिज ही दिखा सकता हूं, पास ही का पास वहां पर था। मैंने कहा भाई साहब हावड़ा ब्रिज क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं है, आप तो बस दिखा दो। वो मुझे बिठाता और भाई साहब अब मैं बात करना चालू करता। मेरा मकसद तो हावड़ा ब्रिज देखने का था ही नहीं। मैं उससे पूछता तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया, कितना पढ़ा लिखा है? अरे इतना पढ़ा लिखा होकर टैक्सी क्यों चला रहा, क्या मजबूरी है तेरी? ऐसा कोई पूछने वाला उसे अब तक मिला ही नहीं था कलकत्ता में। मैं पहला आदमी था जिसने उसकी नसों को दबा दिया, उसके खोए हुए अभिमान को जगा दिया। मैंने उसे कहा कि तेरी यार इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतने गट्स वाला आदमी टैक्सी कैसे चला सकता है? अब वो अपनी कहानी सुनाता, भाई क्या बताऊं, 6 भाई बहनों की फैमिली, मां बाप बचपन में ही गुजर गए, फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर मैं था, बच्चों की शादी कराई, बहन की शादी कराई और जिम्मेदारी इतनी है। अब वो बोलना चालू, मैं सुनना चालू। सुनोगे, सुनना सीख जाओगे तो दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। केवल बोलना चालू करोगे तो दोस्त कभी बनेंगे कभी नहीं। सुनिए लोगों को, लोग सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। अगर किसी के सुनने का टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया तो परमानेंट पक्का दोस्त आपका बन जाए। मैंने उसको सुनना चालू किया और भैया सुनते 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 आंखों में आंखें डाल करके तो यार बड़ा बुरा हुआ, भगवान भी क्या परीक्षा लेता है, तुम इतने सही आदमी हो कैसे फंस गए। धीरे धीरे उसे लगा, फिर वो उसने मेरे से पूछना चालू किया। हावड़ा ब्रिज तो साइड में रह गया, दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम वहीं पर पानी पूरी खाने लगे। पानी पूरी खाते खाते जब दोस्त बन जाओगे या दोस्त बना दोगे तो राज निकलेंगे। अगला पॉइंट क्या है? दोस्त बन जाएंगे तो राज, दोस्त बन जाएंगे तो राज। आज दोस्ती हुई तो मैं घर की बात आपको बताऊंगा क्या, लेकिन दोस्ती अगर पक्की हो तो फिर हम एक दूसरे को बात बता देते। तो अब मुझे वो क्या बोलता है, भाई एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। यहां पर एक इंपोर्टेड मार्केट है, तो जो भी मार्केट था इंपोर्टेड मार्केट था। वो मुझे क्या कहता है, सर थोड़ा दूर तो है लेकिन यहाँ पर एक आइटम आते हैं इंपोर्टेड चाइना से। उस समय क्या इंपोर्टेड मार्केट कलकत्ता में आते थे चाइनीज, है ना। उस समय इतना इंपोर्ट इतना आसान नहीं था, तो वहां पर मैं ले जा सकता हूँ आपको। मेरे को कहता वहां पर ले जा सर। मैं उसको क्या कहता, भाई तू तो ले जा सकता है लेकिन भाई अब मेरा बजट नहीं। अरे तेरे से पैसे लेंगे क्या? अब तो दोस्त बन गया ना वो। अब उसने मीटर को डाउन करके हमें यूं ही घुमाना चालू कर दिया और हम दोनों भाई मार्केट में घुस गए। मार्केट में घूमे, पूरे मार्केट में हम दोनों ही ऐसे आदमी थे जिनको पता नहीं था कि लेना क्या। बाकी सारे मार्केट में वही आदमी आए थे जिन्हें लेना था। तो अब जब कुछ लेना ही नहीं था तो हमें पता करना था कि हो क्या रहा। तो जब कोई ग्राहक और दुकानदार आपस में बात करते थे हम पास में जाके खड़े हो जाते, सुनते थे ये क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, क्या इंपोर्टेंट बात बता रहा है, क्या नई बात बता रहा। सब लोग खरीदने पे ध्यान देते थे, हम सुनने पे ध्यान देते थे। हम सिर्फ एक ही बात का पता लगाते थे, ऐसी कौन सी चीज यहां पर मिलती है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती। साला मैं यहां से उठाकर भीलवाड़ा में ले जाकर बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा।
इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। अगर आपके दिमाग में बेच दूंगा वर्ड है तो आप उस एरिया के टॉपर होने जा रहे हैं जिस भी क्षेत्र में। बेचने का मतलब सामान के बेचने से नहीं है, बेचने का मतलब आइडियोलॉजी ट्रांसफर। अगर मेरी बात से मैंने आपको कन्विंस कर दिया दैट इज अ सेल कंप्लीटेड। सब सेल करते हैं, नरेंद्र मोदी भी सेल ही करते हैं। भाई और बहनों, मैंने गुजरात में रोडें बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर तुमने मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आइडियोलॉजी ट्रांसफर और आप वोट देकर आ जाए। इंश्योरेंस वाले क्या बेचते हैं? इंश्योरेंस वाले वादे बेचते हैं, फ्यूचरिस्टिक। कभी तुम हो तो तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम और उसके लिए आप प्रीमियम देते। रेलवे क्या बेचता? सर्विस बेचता, सामान थोड़ी देता है। हावड़ा से बैठ जाओ, धनबाद पहुंच जाएंगे इतनी बजे, यही तो वादा करता है। सर्विस सेल हो सकती है, वादे सेल हो सकते हैं, प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। और जिस दिन तुम सेल करना सीख गए उस दिन एरिया के टॉपर होगे, उस क्षेत्र के टॉपर बनने वाले। सेल 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 सेल, ये पूरा सेल का खेल है मेरे भाई। दुनिया में किसी भी क्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम बता दो जो उस क्षेत्र का टॉपर हो और बिना सेल किए टॉपर हो गया। चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, ये वो सारे लोग हैं जो सेल करने के माहिर खिलाड़ी। और आम आदमी को सेल से ही शर्म आती है, इसलिए वो नौकरी करता है। और मजे की बात है, नौकरी भी सेल की करता है। और मालिक तुम्हारे से सेल ही करवाता है। अब तुम क्योंकि उसकी सेल करते हो तो तुम्हें सैलरी मिलती है। सेल और सैलरी दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं। हेलो, सेल करते हो तो सेल करने की सैलरी मिलती है। यहां पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेल नहीं करता, एक भी। आपकी जेब में अगर 100 रुपए भी है ना तो बिना सेल के आ ही नहीं सकते। फर्क इतना है कि आपने अपनी नहीं की, लोगों की सेल कर। एग्जांपल देते हैं, एक आदमी क्या कहता है, मैं रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल करता हूं। तेरा रेलवे क्या करता है रे? रेलवे तो सेल ही करता है। रेलवे की सेल यथावत चलती रहे, इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। और तू रेलवे की ही सेल कर रहा है, इसलिए तुझे सैलरी मिल रही है। सैलरी तो सेल की ही मिलती है। एक आदमी कहता, भाई साहब मैं तो टीचर हूं, प्रोफेसर, मैं कहां सेल कर रहा हूं। अरे तेरा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है रे? रोज अखबार में नहीं लिख रहा है कि इतने फर्स्ट आ गए, इतने सेकंड आ गए, तुम्हारे बच्चे को दिलाओ, 2 लाख जमा कराओ, फर्स्ट की गारंटी। तुम्हारी तो सेल ही हो रही है। और इंस्टीट्यूट का मालिक तुझे पढ़ाई लिखाई करवा कर सेल का ही हिस्सा बना रहा है, और तुम इंस्टीट्यूट की ही सेल करने का सहयोग कर रहा है, इसलिए तुझे सेल। हर आदमी से लोगों की सेल कर रहे हैं। जो लोगों की सेल करते हैं वो नौकरी करते हैं, और जो खुद की सेल करते हैं वो मालिक बनते हैं। क्योंकि सेल करने वालों को गालियां बहुत मिलती है, सेल करने वालों को उल्टी पुल्टी बातें बहुत सुननी पड़ती है। लेकिन जब भी उल्टी पुल्टी बात सुने तो आपको क्या कहना है, मैं कोई नौकर बन के थोड़ी सुन रहा हूं। मालिक हो, मालिक सुन सकता हूं, 2-4 बातें तो सुन ही सकता हूं, क्योंकि मैं मालिक हो गए तो सुननी पड़े। जैसे तैसे काम करता था। कभी हेनरी हिल की शर्ट आती थी, उसको 300 रुपए में ले जाता था, 100 एक साथ, और भाई साहब 350 रुपए में सेल कर देता था। भीलवाड़ा में मेरी दुकान हिट हो गई, और मजे की बात दुकान थी ही नहीं। दुकान हिट हो गई, दुकान थी ही नहीं। मेरे ग्राहक फिक्स हो गए, लेकिन किसी ग्राहक को पता ही नहीं था कि मैं बेचता क्या, क्योंकि मैं तो हर बार एक नई चीज बेचता। भीलवाड़ा में जो क्लाइंटेज थी ना, क्लाइंटेज अमीर लोगों की क्लाइंटेज थी। बिजनेस में क्लाइंटेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमीर लोगों के जो बच्चे थे ना, वो कैसे लगे कि अमीर है, तो उनको आम आदमी से हटकर पहनना पड़ता था, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बताना पड़ता था। और हटकर बताना पड़ता था तो हटकर चीजें पहननी पड़ेगी, और हटकर चीजें चाहिए तो कल मेरे पास ही मिलती है। भीलवाड़ा में तो कहीं नहीं मिलती, भीलवाड़ा में तो जो चीजें मिलती सबके लिए।
हमारे पास ही ऐसी चीजें जो कई। तो भिलवाड़ा में जितने भी अमीर बाप के बच्चे थे ना, वो हमारे परमानेंट कस्टमर थे। कुछ लोग तो एडवांस में पैसा देकर जाते थे। मुकेश जी ये 500 रुपए रख लो, अगली बार जो भी लाओ मुझे देना। क्या लाएंगे पता नहीं, बस उनको पहली बार चाहिए। ये गलत फहमी है। हर क्लाइंट के हीरो होते। यूं तो मोबाइल 5,000 का भी मिलता है, और मजे की बात है कि 5,000 का खरीदने वाले ज्यादा हैं, फिर भी उन मोबाइल की कमी नहीं पड़ती। मोबाइल की कमी तो उनकी पड़ती है जो 1.5 लाख के और 2 लाख के मोबाइल, वो अपनी क्लाइंटेज में बिजनेस करते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये भाई साहब एप्पल का 14 प्रो मैक्स अभी तक भी अवेलेबल नहीं है, और 2.25 लाख का है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि महंगी चीजें लाइन लगा कर नहीं बिकती। महंगी चीजें भी मिलती है, आपको क्लाइंटेज को समझना पड़ेगा। आपकी क्लाइंटेज क्या है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको आश्चर्य होगा कि 12-13 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा लेता था, सैलरी 13,000 एक्स्ट्रा, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता था। ट्यूर तो कंपनी कराती थी, हम उसके पैसे में हमारा काम कर आते, क्योंकि हर जगह डिमांड रहता था बेचना है, बेचना है, बेचना है, इसको बेचना, उसको बेचना, सबको बेचना। हमारे बॉस की सैलरी थी 17,000, हमारी थी 13,000, लेकिन टोटल इनकम हमारी 26,000 और बॉस की 17।